बट सबसे बड़ा सवाल यह है, जब भी आप कोई गेम खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट यह है कि उस गेम में एंटर करने से पहले आपको उसके बेसिक्स पता होने जरूरी है, या फिर मैं कहूं रूल्स पता होने बहुत जरूरी है। अगर आपको यह नहीं पता है तो एक तो आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेंगे, और दूसरा आपसे गलतियां बहुत होंगी। और जब गलतियां बहुत होती है ना, तो जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज और चांसेस मिले होते हैं आप उसको वेस्ट कर देते हैं। आपने जितनी मेहनत करी है या फिर जो यूपीएससी की डिमांड है, अगर आपने उतनी कॉम्पिटेंसी एस्टैब्लिश कर ली है, आपके अंदर वो क्षमता है, तो यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज जो यूपीएससी को चाहिए वो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे से वो राइटिंग स्किल्स हो, स्पीकिंग स्किल्स हो, या फिर एप्टीट्यूड की स्किल्स हो, वो सारी स्किल्स टेस्ट करते हैं जिससे कि एक वर्दी कैंडिडेट। बट बात यह है कि इस प्रोसेस के अंदर, जो प्रोसेस आपको फिजिकली तोड़ेगी, मेंटली तोड़ेगी, इमोशनली तोड़ेगी, हर एक एस्पेक्ट पे आपको पहले डिस्ट्रॉय करेगी, जिससे आप कंस्ट्रक्टिव, आप सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, आप इनोवेशन करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप पॉलिसी मेकिंग में काम करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, राइट। ये सारी चीजें हैं, लेकिन वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मिक्सचर हो सकता है बट वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या सारे इंजीनियर्स निकालते हैं, सारे आईआईटीएम्स निकालते हैं, सारे आईआईएम से जो पास आउट होते हैं वो निकालते हैं, सारे एमबीबीएस जो है वो निकालते हैं? नहीं। एक आपके आते हैं एकेडमिक फैक्टर्स, एक आपके हाथ में एकेडमिक फैक्टर्स, और एक आते हैं नॉन एकेडमिक फैक्टर्स। सब लोग सिर्फ एकेडमिक फैक्टर्स के पीछे भागते हैं। हेलो फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स, अब आप भी सोच रहे होंगे मैं आपको सिविल सर्वेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप या तो आईएएस को एम कर सकते हैं, आईपीएस को एम कर सकते हैं, आईआरएस को एम कर सकते हैं, या काफी लोग ग्रुप बी जो कि सेंट्रल सर्विसेज होती हैं उनको भी एम कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल यह है, जब भी आप कोई गेम खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट यह है कि उस गेम में एंटर करने से पहले आपको उसके बेसिक्स पता होने जरूरी है, या फिर मैं कहूं रूल्स पता होने बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि बाउंड्री किसे कहते हैं, फोर किसे कहते हैं, सिक्स किसे कहते हैं, कौन कौन सी बॉल पे और किस तरीके से आप आउट हो सकते हैं। अगर आपको यह नहीं पता है तो एक तो आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेंगे, और दूसरा आपसे गलतियां बहुत होंगी। और जब गलतियां बहुत होती है ना, तो जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज और चांसेस मिले होते हैं आप उसको वेस्ट कर देते हैं। और उसी तरीके से यूपीएससी भी एक गेम है। आपको अपनी लाइफ में हर एक चीज को गेम ही लेना पड़ेगा, जो कि आपको मोटिवेट करके रखेगी, आप उसमें डिसिप्लिन रहेंगे। जब आप एक लेवल पार करते हो तो आप सेटिस्फाई होते हो दैट यस आई हैव अचीव दैट वन लेवल। फिर उसके बाद में आप सेकंड लेवल अचीव करते हो, देन थर्ड लेवल अचीव करते हो, और अगर किसी लेवल पे आप अटक भी जाओ तो आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि मेरी मिस्टेक्स क्या रही और मैं उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकता हूं। बट गेम के रूल्स पता होना, गेम कौन ऑर्गेनाइज कराता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में मैं बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ बात करूंगा, और इस लेक्चर पे धीरे 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 क्या है यूपीएससी, क्यों करवाता है यूपीएससी एग्जाम, क्या सिलेबस है, कैसी हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन सब पे बात की जाएगी। और आप चाहते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट जो रैंक्स हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, अगर मान लीजिए आप एग्जाम क्लियर करते हैं और आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, तो एंट्री लेवल पे आप कौन सी पोस्ट पे जाएंगे, उसके बाद में 7 साल बाद, 10 साल बाद आप क्या बनेंगे, हायर पोस्ट क्या हो सकती है। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो डिटेल में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आई एम एमिंग फॉर 1000 लाइक्स इन दिस वीडियो। अगर आप 1000 लाइक लेके आते हैं तो जल्दी से जल्दी मैं वो डिटेल वीडियो आपके लिए लाऊंगा। और इस वीडियो में हम बात भी ये करेंगे व्हाई सिविल सर्विसेज। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्यों आप सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा, क्या वो एक रीजन है, 2 रीजन है, 3 रीजन है जिसकी वजह से आप सिविल सर्विसेज को परस्यू करने का सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी मैं बात करता हूं यूपीएससी की, स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब मैं बात करता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, यानी कि ये वो बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमें पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, चाहे वो सेंटर हो या फिर वो स्टेट्स हो। और वहीं पे आर्टिकल 320 बात करता है कि कमीशन के फंक्शंस क्या होंगे। लेकिन जब मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं तो यूपीएससी क्या करवाता है, यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जो भी टॉप गवर्नमेंट पोस्ट होती है, जहां पे यहां पे मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूं, वहां पे इस टॉप गवर्नमेंट पोस्ट के लिए वो एक रिक्रूटमेंट एग्जाम कराता है। और जो इंडिविजुअल्स एस्पायर कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, आईआरएस बनने के लिए, उनको रिक्रूट करता है एक एग्जाम के तहत। और ये एग्जाम मेरिट बेस्ड है, यानी अगर आपने जितनी मेहनत करी है या फिर जो यूपीएससी की डिमांड है, अगर आपने उतनी कॉम्पिटेंसी एस्टैब्लिश कर ली है, आपके अंदर वो क्षमता है, तो यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज जो यूपीएससी को चाहिए वो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे से वो राइटिंग स्किल्स हो, स्पीकिंग स्किल्स हो, या फिर एप्टीट्यूड की स्किल्स हो, वो सारी स्किल्स टेस्ट करते हैं जिससे कि एक वर्दी कैंडिडेट, और जो कि मेरिट बेस पे हम सेलेक्ट कर सकें। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, यूपीएससी सिर्फ रिक्रूट करता है, ट्रेन नहीं करता।
ट्रेनिंग सबसे पहले आपकी शुरू होती है लबासना में, जिसके आप सभी सपने देखते हैं कि मैं एक दिन लबासना जाऊंगा। लेकिन उसके बाद में अगर आप आईएएस हैं तो आप लबासना में 3 महीने के बाद में दोबारा से आप लबासना आएंगे, वहां से आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी। अगर आप आईपीएस हैं तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी ऑफ पुलिस वहां जाएंगे। ऐसे करके अलग अलग सर्विसेज में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अलग अलग आपको जगह भेजा जाएगा जहां पे उनके हेडक्वार्टर्स हैं और जो कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूपीएससी ट्रेन नहीं करता। लेकिन सर आपने अभी बताया कि आर्टिकल 320 के तहत बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं कमीशन के, वो फंक्शंस क्या हैं? और हम वन बाय वन हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कंडक्ट कराते हैं एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन। मान लीजिए जो यूनियन की सर्विसेज हैं, जो सेंट्रल सर्विसेज है, उनके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना। काफी बार ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करते हैं, स्पेशली थ्रू इंटरव्यूज। फिर अपॉइंटमेंट भी किया जाता है ऑफिसर्स का, चाहे वो प्रमोशन के थ्रू हो या उनको डेप्यूटेशन पे भेजना हो या एब्जॉर्ब करना हो। और ना खाली ये, जो भी आपके रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनकी फ्रेमिंग कैसे होगी, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनमें क्या चेंजेस लेके आने हैं, चाहे से कोई भी सर्विसेज और पोस्ट हो जो कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है। इवन डिसिप्लिनरी केसेस अगर कोई चल रहे हैं डिफरेंट सिविल सर्विसेज से लेकर, उसके बारे में बात की जाती है। और एडवाइस भी किया जाता है गवर्नमेंट को, कोई भी मैटर कमीशन को रेफर किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब कौन कौन से ऐसे मेजर एग्जामिनेशन है, क्योंकि जब भी यूपीएससी बोलते हैं तो काफी सारे लोगों को यह लगता है कि सिर्फ एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं होता। राइट, जो लोग शुरू करते हैं यूपीएससी बोलते ही लोगों को यह लगता है कि आप सीधा आईएएस आईपीएस आईआरएस इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ एग्जामिनेशन की तैयारी की करवाई जाती है, या फिर आप कह सकते हो रिक्रूटमेंट कराया जाता है। और मैं बात करूंगा सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए हैं, वहीं पे बात की जाएगी। मैं कोई कहीं और किसी चैनल से या किसी और कंटेंट से मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ऑफिशियली बात समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट्स हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर ही जो 2025 की यूपीएससी की नोटिफिकेशन है वो भी लगा दूंगा, जिससे आपके कैटेगरी से रिलेटेड या आपको कोई इश्यू आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, फीस कितनी है, हमारी फिजिकल कंडीशन क्या है, आप उस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स आप रिजॉल्व कर पाए। अब जब मैं बात करता हूं बड़े बड़े एग्जामिनेशन की, कौन कौन से और एग्जामिनेशन है, फॉर एग्जांपल कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम करवाया जाता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम किया जाता है, एनडीए का एग्जाम करवाया जाता है, सीडीएस का एग्जाम करवाया जाता है, सिविल सर्विसेज का आपको पता है, और सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स होता है वो सेम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी, हालांकि मेंस इनका अलग होता है, ये शायद आपको पता भी होगा। फिर आईएएस का एग्जामिनेशन होता है, फिर काफी सारे कंबाइंड जियो साइंटिस्ट इंजीनियरिंग सर्विस के जो प्रीलिम्स हुए हैं उनके मेंस होते हैं, सीएपीएफ का एग्जाम करवाया जाता है, फिर इनके मेंस होते हैं। ये सारी चीजें, ये मेजर एग्जामिनेशन है जो करवाए जाते हैं। लेकिन जब मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो उसका पैटर्न क्या है? देखिए, पहले होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स होता है वनडे एग्जामिनेशन, जहां पे 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज का, जिसमें आपके 100 सवाल आते हैं, हर एक सवाल 2 नंबर का होता है। हाँ, आपको क्वालिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ। राइट, तो जहां पे हम जीएस पेपर की बात कर रहे हैं और सीसेट की बात कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों मिलके क्वालिफाइंग पेपर बनते हैं, और यहां पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से लोग इन दोनों पेपर को क्लियर करके मेंस लिखेंगे। फिर आता है स्टेज 2 मेंस का, जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर्स देखने को मिलते हैं, ऐसे के पेपर, जीएस के पेपर, ऑप्शनल के पेपर, और रियल मार्किंग या फिर रियल रैंक कौन डिसाइड करेगा, उसमें वन ऑफ द मेजर रोल जो है वो मेंस एग्जामिनेशन रोल प्ले करती है। राइट, अब जब मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो उसमें 2 कंपलसरी पेपर होते हैं जिनका 200 मार्क्स का होता है। जीएस भी 200 मार्क्स का होता है, सीसेट भी 200 मार्क्स का होता है। जीएस में जहां 100 सवाल आते हैं, सीसेट में वहां 80 सवाल आते हैं। अब जीएस की जो कट ऑफ है, वो उस टाइम का कंपटीशन कितना है, कितने लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, वो यूपीएससी कट ऑफ डिक्लेयर करती है, और अगर आपके कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं तो आप जीएस पेपर को क्वालिफाई कर चुके हो। लेकिन जब मैं बात करता हूं सीसेट की, तो सीसेट में क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एकदम फिक्स्ड है, यानी 200 नंबर का अगर पेपर है तो आपको 33% लाना है, यानी 66.67 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। क्योंकि जीएस के अंदर आप अगर जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी ओबीसी हो, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ देखने को मिलती है, लेकिन सीसेट में ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप सीसेट में लगता है कि हमें कम नंबर लाने हैं, बट यहीं पे बड़ा लूपहोल है, काफी लोग सीसेट को सीरियसली भी नहीं लेते हैं, और दोनों के दोनों पेपर हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, एक्सेप्ट अगर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सिर्फ इंग्लिश में ही आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी हिंदी के अंदर आते हैं, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जब मैं मेन एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो एक होता है पेपर ए, जिसमें काफी सारी इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं जो कैंडिडेट को सेलेक्ट करनी होती हैं, और वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में है। अब काफी बार लोगों को यही नहीं पता होता कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो मैं आपको बता दूं उससे पहले, जैसे आसामीज ले सकते हैं, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सारी आप लैंग्वेजेस ले सकते हैं। मोस्टली हिंदी लेते हैं, लेकिन आप ये सारी लैंग्वेजेस भी ले सकते हैं। ये सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसी नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा, नहीं तो 2026 में तो नोटिफिकेशन आएगी ही जनवरी के अंदर, बट प्लीज उससे पहले आप क्लियर कर लीजिएगा।
फिर आता है पेपर बी जो कि इंग्लिश होता है। अब ये दोनों भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मतलब यहां पे दोनों पेपर 300 मार्क्स के हैं, लेकिन क्या मेंस में इन दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं? बिल्कुल नहीं जुड़ते। लेकिन यहां पे आपको 25% लाना होगा, यानी आपको 75 मार्क्स दोनों में स्कोर करने होंगे, चाहे वो पेपर ए हो या पेपर बी हो। देन आते हैं वो पेपर जो कि मेरिट के लिए काउंट किए जाते हैं। पहला ऐसे, ये होता है 250 मार्क्स का। जनरल स्टडीज 1 ये होता है 250 मार्क्स का। जनरल स्टडीज 2 250 मार्क्स। जनरल स्टडीज 4 250 मार्क्स। देन जनरल स्टडीज 5 दैट इज 250 मार्क्स। तो पहला ऐसे पेपर जिसको जीएस 1 कंसीडर किया जाता है, फिर आपके जीएस पेपर्स आते हैं 4, तो टोटल जीएस पेपर 5 हो गए। एंड देन पेपर 6 होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड पेपर 7 होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। और फिर इनका जो रिटर्न टोटल बनता है वो बनता है 1750 मार्क्स। यहां से कैलकुलेट किया जाता है। ये 300 मार्क्स पेपर ए और पेपर बी के कैलकुलेट नहीं किए जाते, बट जैसे सीसैट क्वालिफाइंग है वैसे ये पेपर क्वालिफाइंग है। अगर आपने इसमें 75 मार्क्स नहीं लाए तो आपकी कॉपीज चेक ही नहीं होंगी। जैसे ही सीसैट में अगर आपकी कट ऑफ नहीं निकली, यानी कि आपके 33% नहीं आए, तो चाहे से आपने जीएस में कट ऑफ से कितना ही ऊपर स्कोर किया हो, आपको मेंस की टिकट नहीं मिलेगी। तो प्लीज इन क्वालिफाइंग पेपर्स को आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। सीसेट में आजकल बहुत नंबर बढ़ता है, इवन मैंने भी सफर किया है, मैं भी सीसेट में फेल हुआ हूं, तो उस चीज को आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। और इन क्वालिफाइंग पेपर्स में भी ऐसा होता है, बताया जाता है, मान लीजिए 13,000 लोग जो है मेंस लिख रहे हैं, 10% आउट ऑफ देम यानी अराउंड 1200 से 1300 लोग ये क्वालिफाइंग पेपर ही नहीं क्लियर कर पाते। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए प्लीज इनको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। अब अगला सवाल यह है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जो कि थर्ड स्टेज होती है, जिसमें 275 मार्क्स का होता है। यहां पे आपकी नॉलेज से ज्यादा आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप जनरल अवेयरनेस में कैसा स्टैंड करते हैं, आपके ओपिनियंस क्या हैं, क्या आपका जो स्टेबल माइंड है कि नहीं है, आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, स्पेशली अंडर प्रेशर, वो सारी चीजें यहां पे देखी जाती है। अब अगला सवाल यह है कि सर आपने पेपर ए के बारे में बता दिया, क्या आप मुझे लैंग्वेजेस के बारे में बताएं, सॉरी ऑप्शन के बारे में बताएंगे? बिल्कुल। जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी एंड लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ये लिटरेचर भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल असमीज, बंगालीज, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। ये क्लियर कीजिए, काफी लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कितने ऑप्शनल हैं, कौन कौन से ऑप्शनल हैं, लिटरेचर के कौन कौन से ऑप्शनल हैं। बेसिक यही है गेम के रूल्स। गेम के रूल्स तो समझिए, अगर गेम के रूल्स ही नहीं समझेंगे तो गेम में अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे और अपने आप को ट्रेन कैसे करेंगे उस गेम के अकॉर्डिंग। अब अगला सवाल यह है, जब भी सिविल सर्विसेज का कैलेंडर आता है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ आता है कि इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगी, ये फाइनल डेट है इस फॉर्म को भरने की, और उसके बाद में आपको कहां अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूं, सिविल सर्विसेज का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 को है, तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या थी? 22 जनवरी 2025। एग्जाम कब होगा? 25 मई 2025 को। एग्जाम कैसा है? वन डे है, ठीक है। लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन को रिसीव करने की? 21 फरवरी 2025 शाम की 6 बजे। डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो यहां पे नोटिस में आपको सब कुछ दिख जाएगा और इवन इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए होंगे, राइट। ऐसे ही अलग अलग एग्जाम के लिए आती है। अगर आप यूपीएससी की साइट पे जाएंगे upsc.gov.in, वहां पे आप एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे यहां पे मैं सीडीएस की नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, फिर मैं एनडीए की नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, ये 2026 की नोटिफिकेशन है, राइट। ये 2026 की है, अभी जनवरी के अंदर आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब ऑफिशियली बात करते हैं, सर अप्लाई कहां करना है, किस तरीके से प्रोसेस चेंज हो चुकी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज का क्राइटेरिया है, कौन कौन नेशनलिटी के लोग दे सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट दो सवाल होंगे, वाई सिविल सर्विसेज, मैं अपना पर्सनल एनेक्डोट भी दूंगा आपको, पर्सनल कहानी भी बताऊंगा, एंड व्हाट मैटर्स इन सिविल सर्विसेज। क्या सिर्फ एकेडमिक टॉपर होना ही काफी है? क्या यूपीएससी सिर्फ जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के टॉपर हैं उन्हीं को सेलेक्ट करता है, या फिर कुछ ऐसा क्राइटेरिया है जिसको अगर हम मास्टर कर लें, मैंने कहा था ना, अगर आपकी कॉम्पिटेंसी अलाइन कर जाएगी यूपीएससी की नीड से, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अगर मैं नहीं निकाल पाया तो समवेयर डाउन द लाइन मेरे में वो कॉम्पिटेंसी नहीं थी। इतनी सरल बात है ये, राइट। अब अगर मेरे में टीचिंग कॉम्पिटेंसी है तो अगर मैं उसको डेवलप कर पाता हूं, लोग मेरे टीचिंग को पसंद करते हैं और लोग मेरे को देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने टीचिंग कॉम्पिटेंसी को अचीव कर लिया है। तो इट इज ऑल अबाउट कॉम्पिटेंसी। और हां, इसमें आपका बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग सब मैटर करता है, बट क्या ये चीजें आपको रोक लेंगी? नहीं। कैसे आप उसको काउंटर कर सकते हो उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन अगर आपको डिटेल वीडियो हर एक टॉपिक पे चाहिए, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आने वाले टाइम पे स्ट्रैटेजी भी आएगी, एनालिसिस भी आएगा, टॉपिक्स भी आएंगे, हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, अब जब मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूं तो इसमें साफ साफ लिख रखा है आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन है उसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप हर एक चीज जो भी आपका डाउट है वहां जा सकते हो। और मैंने पिछली बार भी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे जब नोटिफिकेशन आई थी तो स्टेप बाय स्टेप भी बताया था। काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी ओटीआर भरने में, मैंने वो वीडियो भी बनाया था। जब मैं नोटिफिकेशन लेके आया तो मेरे 2.5 लाख व्यूज थे। जब मैंने सारे बच्चों के पर्सनली जो इश्यूज थे या पर्सनली जो उनको दिक्कतें आ रही थी उसको सॉल्व किया, फिर मैं एक वीडियो लेके आया 1 घंटे 40 मिनट का जिसपे 70,000 व्यूज थे, क्योंकि मैंने हर एक कैटेगरी का जो भी एक इशू था मैंने बताया, कौन सी गूगल साइट, कौन सी वेबसाइट, कौन सा डॉक्यूमेंट, हर एक चीज जो मैटर करती है, एंड दैट वाज ऑफिशियल, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप नोटिफिकेशन पढ़ के सारी चीज सीख सकते हैं, वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप आराम से उसको देखिए। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हमें ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, हमें डायरेक्शन चाहिए, तो आप इस वीडियो पर रुक सकते हैं। अब
कैंडिडेट्स कहां अप्लाई कर सकते हैं? एक वेबसाइट है, जैसे आप upsc.gov.in पे भी जाएंगे, कमीशन की वेबसाइट है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो एक वेबसाइट है upsconline.gov.in, वहां पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, जैसे ही फॉर्म खुलते हैं, आप इन वेबसाइट्स पे जा सकते हो। अब पहले तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, अब लेकिन आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आप जाएंगे, पहला स्टेप होगा अपने अकाउंट को बनाना और लॉगिन को बनाना। और आप डोंट वरी, जब नोटिफिकेशन आएगी तो मैं खुद स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको करके दिखाऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इवन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट में क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने हैंडल किया था, इस बार भी मैं हैंडल करता हुआ नजर आऊंगा, तो उस चीज को हम इशू को सॉल्व करेंगे। फिर आपको मिलेगा आपका एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो आपको पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, यूपीएससी ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, देन आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करना है। इस तरीके का कुछ दिखेगा, आप अभी भी ये कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब फॉर्म आएगा तभी करना है, आप अभी भी ये कर सकते हो। फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपको क्या क्या करना है, देन यू कैन प्रोसीड फॉर दिस। और जैसे ही आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, जिसमें आपकी 70 से 80% जो बेसिक डिटेल्स हर एक एग्जाम में मेंशन होगी, वो आपने बना दी। अब वो एग्जाम की डिमांड के हिसाब से जो 20 to 30% रिक्वायरमेंट है, वो आप फिलफिल कर दीजिएगा। इट विल बी इजी फॉर यू। फिर उसके बाद में यहां पे आप एग्जामिनेशन वाला सेंटर है, यहां पे कोई एग्जामिनेशन का नोटिस है तो वो आ गया, नोटिस आ गया तो वहीं पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और फिर आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन डाली आप वो भी देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अभी भी करके सकते हो, जा सकते हो। नहीं तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उसके 1-2 दिन पहले या उसी दिन मैं स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें आपको करके भी दिखा दूंगा। फिर अगला सवाल आता है कि सर क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ ग्रुप ए एग्जामिनेशन ही है? क्या ग्रुप ए पोस्ट के लिए होता है? नहीं, ग्रुप ए के लिए भी होता है और ग्रुप बी के लिए होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको जानना है ग्रुप ए में आप एंट्री लेवल पे कहां जाएंगे, फिर उसके बाद में आपका प्रमोशन कहां होगा, आप क्या बनेंगे, आपको अगर वो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली चीज, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। और आपको पता है कि वो कौन सी 3 ऐसी सर्विसेज हैं जिन्हें हम ऑल इंडिया सर्विसेज में काउंट करते हैं? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। क्या आईएएस आईपीएस आईआरएस आता है? क्या आईएएस आईपीएस आईएफएस आता है? क्या आईएएस आईपीएस इंडियन फॉरेन सर्विस आता है? देखिए कंफ्यूजन आ गया, अब जरूर मुझे बताइएगा। फिर उसके बाद में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये भी ग्रुप ए में आती है। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ये भी ग्रुप ए में आती है। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ये भी ग्रुप ए में आती है। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, पोस्टल सर्विस, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सनल, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट्स, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इनकम टैक्स, आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज दैट इज ग्रुप बी, देन दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली सिविल सर्विस डेनिक्स ग्रुप बी, डेनिप्स ग्रुप बी, पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज ग्रुप बी। ये सारी सर्विसेज होती हैं। हम लोगों को सिर्फ इतना बता दिया जाता है सर आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईआरएस होता है, आईएफएस होता है, बट समवेयर डाउन द लाइन सबकी अलग अलग नीड्स हैं, आपको आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। बट हाँ, मैं प्रेफर हमेशा करूंगा कि आप ग्रुप ए सर्विसेज में से ही कोई सेलेक्ट करें, क्योंकि ग्रुप ए अगर आप ग्रुप बी सेलेक्ट करते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट प्रमोशन, एज वेल एज आप ही के टाइम पे आए लोग आपसे बहुत आगे चले जाएंगे, और आपके बाद में आने वाले लोग भी अगर वो ग्रुप ए सेलेक्ट करते हैं तो वो भी आपसे बहुत आगे चले जाएंगे। बाकी अगेन आपकी प्रायोरिटी कुछ अलग है, आपके सर्कमस्टेंस सिचुएशन कुछ अलग है, दैट इज अप टू यू, वो केस टू केस बेसिस पे अलग फर्क पड़ता है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन पे। देखिए अगर आप आईएएस की पोस्ट भर रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस की पोस्ट भर रहे हैं और इंडियन पुलिस सर्विसेज की भर रहे हैं, तो आपको इंडिया का सिटीजन होना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आईएएस, आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विस, यहां इंडियन फॉरेन सर्विस की बात हो रही है। बाकी सर्विसेज के लिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं, आप नेपाल के सब्जेक्ट हो सकते हैं, आप भूटान के सब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई तिब्बतन रेफ्यूजी हो सकता है जो इंडिया में आया था 1 जनवरी 1962 से पहले, उसका इंटेंशन यह था कि मैं परमानेंटली इंडिया में सेटल होऊंगा। कोई भी पर्सन हो सकता है, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि माइग्रेट करा हो पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से, जैसे केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जिम्बाब्वे, मालिया, ज़ेर, इथोपिया एंड वियतनाम। और इसका भी इंटेंशन ये होना चाहिए कि परमानेंटली सेटल करेगा इंडिया के अंदर, और इसके लिए आपको सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप ये क्लियर हो चुका हो। काफी लोगों को लगता है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आप जो है सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंडीशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अदर सर्विसेज के लिए कैंडिडेट मस्ट बी दिस। ये आपको समझ में आ गई। अब आती है एज लिमिट की बात। एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 32 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट। ध्यान रखिएगा, इट इज फॉर जनरल कैंडिडेट एज वेल एज ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एज वेल। तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 32 ईयर्स। यानी कि अगर मैं 2025 की नोटिफिकेशन की बात करूं तो 1 अगस्त 2025 तक या तो आप 21 साल के हो जाएं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न, अब ये साफ साफ कह भी रहे हैं कि एक तो जो कैंडिडेट है वो 2 अगस्त 1993 से पहले का पैदा हुआ नहीं होना चाहिए, और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004। अगर मान लीजिए कोई 1 अगस्त 2004 के बाद पैदा होगा तो वो 21 साल का नहीं हो पाएगा, और अगर वो 2 अगस्त 1993 से पहले का होगा तो वो 32 क्रॉस कर जाएगा, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर जनरल एज वेल एज ईडब्ल्यूएस, राइट। बट कुछ अपर एज लिमिट अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एससी के हैं और एसटी के हैं तो आप 32 में 32 में आप 5 साल जोड़ लीजिए, मतलब 37 तक आप दे सकते हैं।
अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप 32 में 3 साल जोड़ लीजिए, यानी कि आप 35 तक दे सकते हैं, राइट। ऐसा ही आपका मैक्सिमम 3 इयर्स ऑफ एज हो सकता है अगर आप डिफेंस सर्विसेज में काम कर चुके हैं, या फिर आप किसी ऑपरेशन के दौरान डिसेबल्ड हो गए थे किसी फॉरेन कंट्री में या डिस्टर्ब एरिया में, और उसके बाद में आपको रिलीज कर दिया जाता है। ऐसा ही आपको 5 साल का और रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप एक्स सर्विसमैन थे, इंक्लूडिंग जैसे आप कमीशन ऑफिसर थे, या फिर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर थे, या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर थे, राइट। ये सारी चीजें होती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। सेम गोज विद, आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैटेगरी से आते हैं। मान लीजिए इसमें आपको ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, आपको सुनाई नहीं देता, आपको बहुत दिक्कत आती है सुनने के अंदर, फिर आपको काफी सारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल सेरिब्रल पाल्सी, लेप्रोसी क्योर, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स, फिर ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, ये सारी चीजें भी अगर आप इस कैटेगरीज में आते हो तो आपको मिलेगा 10 साल का रिलैक्सेशन, यानी आप अगर 32 साल के हो मैक्सिमम, उसमें आप 10 साल जोड़ दिए, 42 ईयर्स तक आप ये एग्जाम दे सकते हो। आई होप कैटेगरी वाइज भी ये सारी सिचुएशन क्लियर हो चुकी होगी। फिर बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये लिखा है कि कैंडिडेट को एक ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी से ले सकता है जो कि एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा दिया गया हो, या फिर कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया गया हो, या फिर उसको डीम्ड एज ए यूनिवर्सिटी कहा गया हो, यूजीसी एक्ट 1956, और या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन पोजेस करता हो। मतलब एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी को हमने मेंशन किया है, इनकॉर्पोरेट किया है बाय एक्ट ऑफ द सेंटर या फिर स्टेट लेजिस्लेशन, या फिर कोई ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, या फिर उसको यूनिवर्सिटी कहा गया है एज पर यूजीसी एक्ट 1956। अब कुछ लोगों का सवाल ये होता है, सर मैं 4th ईयर में हूं या मैं 3rd ईयर के मतलब जो भी आपका फाइनल ईयर है, मान लीजिए मेरा फाइनल ईयर मई में कंप्लीट हो रहा है या फिर अप्रैल में कंप्लीट हो रहा है और एग्जाम तो मई में है, तो क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं? आप बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि जब तक आपका इंटरव्यू होगा, जब तक आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी, दैट विल बी अ प्रूफ अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच सकते हो, राइट। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा तो वो आपका प्रीलिम्स का अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स का एक भी पेपर दे दिया, मान लीजिए आपने जीएस दे दिया और सीसेट नहीं दिया, राइट, और जीएस और सीसेट दे दिया तब तो काउंट होना ही है, लेकिन आपने जीएस दिया और सीसेट नहीं दिया तब भी वो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, और हर एक अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कभी भी उसको ऐसे मत जाइएगा कि मैं तो एक्सपीरियंस के लिए देता हूं, एक्सपीरियंस देना है तो घर पे दे लेना एक्सपीरियंस, राइट, घर पे ले लेना उस एग्जाम को, अपना एक अटेम्प्ट मत वेस्ट करना, क्योंकि बाद में कब वो एक अटेम्प्ट आपके लिए नासूर बन जाए, यू नेवर नो। फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की मैं बात कर चुका हूं, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं, और पीडब्ल्यूडी के लिए अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में आते हो तो आपके लिए 9 है फॉर जनरल, 9 है फॉर ईडब्ल्यूएस, 9 है फॉर ओबीसी। बट अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हो तो आपके पास में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पे आपको सिर्फ 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, यानी दो कंडीशन हो गई। एक आपकी एज की कंडीशन 21 ईयर से 32 ईयर्स होना चाहिए जब मैं ईडब्ल्यूएस और जनरल की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए आप बोलते हैं सर मैं तो 25 का हूं, है ना, और मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए, तो क्या मैं 32 तक अटेम्प्ट दे सकता हूं? आप 32 तक अटेम्प्ट दे सकते हो, लेकिन अगर आपने मान लीजिए अगले 2 अटेम्प्ट 26 और 27 में ही दे लिए तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर आपने 6 अटेम्प्ट खत्म कर दिए, अब आप 26 के हो 27 के हो, डज नॉट मैटर, अब वो रूल अप्लाई नहीं होगा कि सर मैं तो 32 तक दे सकता था ना, नहीं नहीं, आपको ये दोनों कंडीशन एक साथ देखनी होगी, राइट। काफी लोग होते हैं जो अपने 30वें साल में ही पहला अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, फिर 31 में दूसरा, 32 में तीसरा, 3 अटेम्प्ट खत्म हो गए। अब क्यों? क्योंकि आपके पास अटेम्प्ट तो थे लेकिन आपकी एज खत्म हो गई एज पर योर क्राइटेरिया, मतलब आप अगर जनरल में या ईडब्ल्यूएस में। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ठीक है आप सिविल सर्विसेज को परस्यू कर रहे हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईआरएस बनना चाहते हैं, टॉप गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठना चाहते हैं, मतलब आपके सपने होते होंगे कि मैं आईएएस बनूंगा तो मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा, आईएफएस बनूंगा तो मैं फॉरेन एम्बेसडर बनूंगा, आईपीएस बनूंगा तो मैं डीजीपी बनूंगा, क्योंकि सारी हायर पोस्टेड है। बट बात यह है कि इस प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस आपको फिजिकली तोड़ेगी, मेंटली तोड़ेगी, इमोशनली तोड़ेगी, हर एक एस्पेक्ट पे आपको पहले डिस्ट्रॉय करेगी, जिससे आप कंस्ट्रक्टिव या फिर आप ऐसा अपने आप को बना सको जो कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही एक डेडिकेटेड और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो सके आपका। तो उसमें आप मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा मैटर क्या करेगा? जब आप फिजिकली बहुत पेन फील करेंगे, इमोशनली बहुत वीक नजर आएंगे, मेंटली बहुत वीक फील करेंगे, तब आएगा क्यों, कि क्यों मैंने सिविल सर्विसेज को चुना। आप जरूर बताइएगा आपका क्यों क्या है, एक रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, कुछ भी हो सकते हैं। अब वाई सिविल सर्विसेज या लोग क्यों चुनते हैं सिविल सर्विसेज, उससे पहले मैं आपको अपनी एक पर्सनल कहानी सुनाना चाहूंगा, मैंने क्यों चुना सिविल सर्विसेज को और क्यों आई सिविल सर्विसेज मेरी पिक्चर में। देखिए, पहली बात तो ये थी कि सबसे पहली बात मेरे पूरी की पूरी फैमिली के अंदर या पूरे मेरे गांव के अंदर भी, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, फिर उसके अंदर मैंने जयपुर में अपनी पढ़ाई पूरी करी, जब मैं अपने गांव की बात करता हूं तो कोई भी ऐसा ग्रुप ए ऑफिसर नहीं था, राइट, कोई भी ऐसा एक ग्रुप ए ऑफिसर नहीं था, और अगर थे भी तो वो सारे या तो मिलिट्री सर्विसेज में थे, कोई भी सिविल सर्विसेज में नहीं था। और कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि मैं वो ये जो एक लिमिटेशन है उसको ब्रेक करूं, मैंने उसके तरफ अपने कदम उठाए। पहला रीजन, अगर मेरे दिमाग में कुछ आता है तो वो यही आता है, पहला। दूसरा, मैं कभी आईएएस नहीं बनना चाहता था, मैं आईपीएस बनना चाहता था, क्योंकि मेरे फादर जो है वो पुलिस सर्विसेज में है, मतलब वो कांस्टेबल लगे, फिर उसके अंदर धीरे धीरे कर ऐसा ही बने। तो वहां से मैं जब उनकी नौकरी देखता था, मैं जब विजिट करता था, जिस तरीके की उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, प्रिजन में मैंने जब उनको देखा है या फिर किस तरीके से डेडिकेटेड होते, तो धीरे धीरे वो यूनिफॉर्म सर्विसेज भी मुझे अट्रैक्ट करने लगी। दूसरा रीजन,
तीसरा, जब मैंने इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया, जब मैंने देखा मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, मैं इकोनॉमी पढ़ूंगा, मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगी, मैं पूरे वर्ल्ड के बारे में जानूंगा जो रिक्वायर्ड है, ये हर एक चीज लेवल पे मेरी पर्सनैलिटी को रिफॉर्म कर देगा। तीसरा रीजन ये था। अब आपके कोई भी रीजन हो सकते हैं, और मोस्टली सारे लोगों का एक रीजन होता है कि मेरे पास में वो पावर आनी चाहिए जिससे कि मैं लोगों को एम्पावर कर सकूं। जब तक आपके पास में पावर नहीं आएगी, मैं बताऊंगा काफी डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। सबसे पहले काफी लोगों का यह रीजन होता है कि भैया मेरे पास में पावर होनी चाहिए, या मेरे पास में वो अथॉरिटी होनी चाहिए जिससे कि मैं एम्पावर कर सकूं, लोगों को सशक्तिकरण कर सकूं, लोगों को एम्पावर कर सकूं, पहली चीज। दूसरी चीज लोगों में ये होती है, काफी बार जो आईएएस की पोस्ट होती है, जिस तरीके से आप अलग अलग सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हो, आप टेक्सटाइल सेक्टर में जा सकते हो, आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जा सकते हो, आप डिफेंस सेक्टर में जा सकते हो, राइट, आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो, तो काफी लोग इसको चुनते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी, राइट। फिर कुछ कुछ चुनते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने आईपीएस चुना, तो कुछ चुनते हैं कि हमें यूनिफॉर्म सर्विसेज बहुत पसंद है, राइट। हमने बचपन से देखा है, हमने फादर को, जो पर्सनल उनका एक रिलेशन होता है, कांटेक्ट बन जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एक इंसिडेंट मुझे याद है लता मनोज कुमार मैम का, जब मैं वहां गया था और मेरे फादर की थोड़ी सी ऑफिशियल जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उन्होंने किस तरीके से एक साइन से हमारी फैमिली पे उनका इंपैक्ट था, वो मेरे को देखने को मिला था। उस टाइम पे शी वाज आई थिंक डीएसपी ऑफ ट्रैफिक पुलिस। तो उस टाइम पे उस साइन से मुझे पता चला, उस वर्दी से मुझे पता चला, उस पावर अथॉरिटी से पता चला कि हाउ कैन यू इंपैक्ट एनीवन्स लाइफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब ये सारी चीजें निकल के आती हैं। तो कोई पावर अथॉरिटी के लिए जाता है, कोई एम्पावर करने के लिए जाता है, कोई सोशल रिफॉर्म्स के लिए जाता है, कोई डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाता है, कोई अपने पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए जाता है, किसी को लगता है कि मैं इसी सर्विसेज के लिए बना हुआ हूं, मुझे देश सेवा करनी है। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आपका वही रीजन, जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्या आएंगी, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई डायरेक्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, आप फेल हो रहे हैं, काफी चीजें आपने प्लान करी है वो हो नहीं पा रही हैं, तो ये वाई ही आपको जिंदा रखेगा। ये वाई ही आपको बताएगा कि आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय फ्रेंड। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, अगर आपका वाई अलग अलग तरीके से वेवर करता है, कभी ये कभी वो कभी वो, तो अगर आपके पास में वाई की क्लैरिटी नहीं है, तो व्हाट भूल जाइए, हाउ भूल जाइए, और क्या आप अचीव भी कर पाएंगे वो भी भूल जाइए। इसीलिए वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप अपने आप को प्राउड फील कराना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आपकी फैमिली में कोई नहीं है ग्रुप ए वाला, आप उस तरीके से करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप बचपन से यूनिफॉर्म सर्विसेज के फैन रहे हैं, वेल एंड गुड। आपको डाइवर्सिफिकेशन पसंद है, आप एक सेक्टर में काम नहीं कर सकते, आईएएस बनना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, आप इनोवेशन करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप पॉलिसी मेकिंग में काम करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, राइट। ये सारी चीजें हैं, लेकिन वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मिक्सचर हो सकता है, बट वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और आपका क्या वाई है, प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। लेकिन अगला सवाल यह आता है, सिविल सर्विसेज में मैटर क्या करता है। काफी लोग बोलते हैं अरे वो तो आईआईटी से पढ़ा है, आईएम से पढ़ा है, एमबीबीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, राइट। और यही टॉपर जो है एग्जाम निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। लेकिन क्या सारे इंजीनियर्स निकालते हैं, सारे आईआईटीएंस निकालते हैं, सारे आईएम से जो पास आउट होते हैं वो निकालते हैं, सारे एमबीबीएस जो है वो निकालते हैं? नहीं। हाँ, मोस्टली ये निकालते हैं। डेटा यही कहता है, अगर 100 पोस्ट आई है तो उसमें 38% आप डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को देखेंगे। लेकिन मान लीजिए कितने इंजीनियर्स बैठे, कितने डॉक्टर्स बैठे, उसका अगर आप रेशियो निकालेंगे तो समवेयर डाउन द लाइन आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो फिर क्या मैटर करता है? क्या आप टॉपर रहे वो मैटर करता है? क्या आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, अच्छे कॉलेजेस से आए वो मैटर करता है? नहीं। उसके पीछे की जो मेहनत है वो मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10th में अच्छा स्कोर किया, 12th में अच्छा स्कोर किया, कॉलेज अच्छा पाया, आईटी गया, आईएम गया, एमबीबीएस किया, तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको लग रहा होगा कि अरे वो तो टॉपर रहे इसलिए। नहीं, इसमें दो चीजें मैटर करती हैं। एक आपके आते हैं एकेडमिक फैक्टर्स, एक आपके आते हैं एकेडमिक फैक्टर्स, और एक आते हैं नॉन एकेडमिक फैक्टर्स। सब लोग सिर्फ एकेडमिक फैक्टर्स के पीछे भागते हैं कि वो तो टॉपर था, वो तो प्रिविलेज बैकग्राउंड से था, उसकी तो राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, उसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, राइट। उसको तो रिसोर्सेज ज्यादा मिले, वो तो पढ़ता भी अच्छा है, उसकी तो मेमोरी भी बहुत शार्प है, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इस बेसिस पे आते हो और आप देखेंगे तो इन लोगों का भी सिलेक्शन होता है, लेकिन उन लोगों का भी सिलेक्शन होता है जो शायद अपनी जिंदगी में टॉपर ना रहे हो, प्रिविलेज ना हो, राइटिंग स्किल स्पीकिंग स्किल अच्छी ना हो, रिसोर्सेज कम रहे हो। हाँ, हो सकता है इनको टाइम ज्यादा लगा हो सकता है इनको डायरेक्शन मिलने में टाइम लग गया हो। लेकिन आज के टाइम पे जब आपको डायरेक्शन मिल रही है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप आइडेंटिफाई करें कि मैं कहां लैग करता हूं। बट जो मैं बोल रहा हूं ना कि एकेडमिक टॉपर्स, आईआईटीएंस, आईएम्स, इनके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होता है नॉन एकेडमिक फैक्टर्स। इस पे कोई ध्यान नहीं देता, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान का मतलब, क्या आप कंसिस्टेंट हैं? क्या आप हर दिन पढ़ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर दिन 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं। Somewhere down the line, if you are not feeling like studying at that point of time, also you are studying for 2 to 3 hours or not, right? That is first, consistency. Second, do you have a routine?
कभी मन करा सुबह 9 बजे उठे तब पढ़ने बैठ गए, कभी मन करा 2 बजे उठे तब पढ़ने बैठ गए। डू यू हैव अ स्पेसिफिक रूटीन कि मैं रात को इतने घंटे पढ़ूंगा या फिर दिन में इतना पढ़ूंगा, या आपके पास में क्या वो ब्लॉक्स डिसाइडेड हैं? दैट इज द सेकंड थिंग विच मैटर्स, राइट? कंसिस्टेंस, रूटीन। थर्ड, आपका ग्रुप कैसा है, राइट? आपको क्या लगता है, क्या एनवायरमेंट मैटर नहीं करता? ये लोग जो आज राइटिंग स्किल्स अच्छे करके बैठे हैं, स्पीकिंग स्किल अच्छी करके बैठे हैं, उसके पीछे उनका प्रिविलेज बैकग्राउंड भी होगा, वो जिस स्कूल में गए होंगे वो भी होगा, लेकिन बाद में वो गलत आदतों में नहीं एंटर करे, वो डायरेक्शनलेस नहीं रहे। उसमें एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक टॉपर भी फेलियर बन सकता है अगर वो गलत एनवायरनमेंट में चले जाए, और एक फेलियर भी टॉपर बन सकता है अगर वो सही एनवायरनमेंट में चले जाए। क्योंकि बात यहां पे सिर्फ इतनी सी है कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी राइट डायरेक्शन में। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो समवन कैन स्टॉप यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी राइटिंग स्किल्स कमजोर हैं तो आपको सुधारनी नहीं पड़ेंगी। हाँ, एज कंपेयर टू दिस गाइज आप डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता है, यू आर अवेयर, और इट्स अ स्किल। राइटिंग स्किल इज अ स्किल। स्पीकिंग स्किल्स मतलब आर्टिकुलेशन की भी एक स्किल है, बोलने की भी स्किल है, लिखने की भी स्किल है, एप्टीट्यूड भी एक स्किल है। ये सारी चीजें स्किल कैन बी एक्वायर्ड बाय एनीवन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्किल, राइट? टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्किल की बात कर रहा हूं। ये आप कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी, रूटीन, एनवायरनमेंट कैसा है आपका, जैसे वो घर का एनवायरनमेंट हो, आपके दोस्तों का एनवायरनमेंट हो। चौथी बात, आपके पास भी वही बुक्स है जो इनके पास है, आपके पास भी वही रिसोर्सेज है इनके पास है, आपके पास भी उतना ही टाइम है जो इनके पास है। व्हाट इज मेकिंग द डिफरेंस? द डिफरेंस इज देयर नॉन एकेडमिक फैक्टर्स। अगर ये मान लीजिए 18 से 24 महीने के अंदर निकालते हैं एग्जाम, डोंट वरी अबाउट इट। आप इसको 36 महीने का प्लान बना लीजिए, आप 2027 या 2028 का प्लान बना लीजिए। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज आपको ये एग्जाम निकालना है। आपको कंपेयर नहीं करना कि कोई 21 में बन गया, कोई 25 में बन गया, कोई 27 में बन गया, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। योर गोल इज, जो आपका सपना है, जो आपका वाई है, वो पूरा होना चाहिए। और फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आपको फियर लगेगा, जब आपको डर सताएगा, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, जब आपके लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आएंगे, तो आप अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं। इसमें भी आप देखेंगे जो ये एकेडमिक टॉपर्स हैं ये निपुण होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 10th में भी ऐसी कुछ चीजें फील करी होंगी, 12th में भी करी होंगी। क्या उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे होंगे? बिल्कुल रहे होंगे। किसी को टीवी सीरीज देखनी होगी, किसी को दोस्तों के साथ घूमने जाना होगा, किसी को मूवी होगी, किसी को क्या होगा, ऑनलाइन गेमिंग होगी, लेकिन इन्होंने कंट्रोल किया। अब इनको पता है कि वो चीज कैसे कंट्रोल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपका गोल सबसे बड़ा होता है और आपको पता है ये वाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट करता है, तो बाकी सारी चीजें जो है डिस्ट्रैक्शन आता ही नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शन होता है लेकिन वो छूता नहीं है आपको। होता जरूर है, वो सबकी लाइफ में होता है, बट आप उस टाइम पे इमोशनली अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते, राइट? ये सारी चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप फेलियर को कैसे एब्जॉर्ब करते हो, आप फेलियर को कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। मान लीजिए आपने मेहनत करी, आपने अपनी हर एक स्किल पे काम किया, बट समवेयर डाउन द लाइन यू फेल्ड इन द प्रीलिम्स और मे बी यू फेल्ड इन द मेंस, बट हाउ यू बाउंस बैक, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। आपने 2 अटेम्प्ट दिए, मैं आपको डेटा बताऊं, अगर मान लीजिए आज के टाइम पे मेरे साथ में 100 लोग एंटर करते हैं इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, 2 अटेम्प्ट के बाद में 97% ऑफ द पीपल एंड 97% ऑफ द एस्पिरेंट्स विल लीव दिस प्रिपरेशन, ओनली 3% विल बी देयर, राइट? तो हाउ हैव यू हैंडल्ड दैट प्रेशर ऑल्सो? बट इसका मतलब ये नहीं है कि गो ऑल इन नहीं जाना है, गो ऑल इन जाना है। यू डू इट एनीवे, कुछ भी हो आपको करना ही है। एंड आफ्टर यू हैव गिवन 2 to 3 अटेम्प्ट्स सिंसियरली, आपने पूरी जी जान लगा दी, आपने सब कुछ किया, कईयों का प्रीलिम्स नहीं निकलता है, कईयों के मेंस नहीं निकलते हैं, इंटरव्यू निकले, लेकिन आपने सब कुछ जान लगा दी, देन लुक आउट फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। आपने अब 2-3 साल अच्छी तैयारी कर ली है, आपने 2027-2028 में एग्जाम देना है, लेकिन उससे पहले भी आप अपनी तैयारी कर चुके हो, बेस बना चुके हो, देन यू हैव गिवन द अटेम्प्ट्स आल्सो, देन यू कैन जॉइन अदर जॉब और यू कैन गो फॉर मास्टर्स और समथिंग पीएचडी, उसके साथ आप एग्जाम दे सकते हो। अब आपके पास में ये दिक्कत नहीं है कि मेरा फाउंडेशन नहीं हुआ, मेरी स्किल डेवलप नहीं हुई, मेरे को एग्जाम का नहीं पता, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, बट नॉन अकेडमिक फैक्टर्स आर द की माय फ्रेंड, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अकेडमिकली साउंड आप हैं, बढ़िया है, वो थोड़ा आपको एज देगी, लेकिन अगर इनके फेवर में नॉन अकेडमिक फैक्टर्स ना आए तो दे विल ऑल्सो फेल। और यही चीज होती है कि 10th 12th कॉलेज वर्ल्ड सब में टॉपर क्या होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं निकाल पाता, बिकॉज आप उनके नॉन अकेडमिक फैक्टर पे जब जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। हो सकता है वो कंसिस्टेंट नहीं थे, हो सकता है उनका रूटीन नहीं था, हो सकता है वो फेलियर एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, इमोशनल रेगुलेशन नहीं था, डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, फोकस नहीं था, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन कोई एवरेज गाय अगर इस एग्जाम को निकाल जाए, जो टॉपर भी निकालते हैं, तो आप देखिएगा उसके नॉन अकेडमिक फैक्टर्स बिल्कुल इसी तरीके से लाइन होंगे, कंसिस्टेंट होगा, रूटीन फॉलो कर रहा होगा, एनवायरमेंट अच्छा होगा, दोस्त अच्छे होंगे, डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड हो रहा होगा, इमोशनल रेगुलेशन बहुत होगा। और ये तब आता है जब आपका वाई बहुत स्ट्रांग होता है। तो दैट इज द ओनली टेक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, एंड जो भी कमेंट है, जितने भी मैंने आपसे सवाल पूछे हैं कि आप रैंक्स और पोस्ट के लिए वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आपका क्या वाई है, आपको क्या इस वीडियो में अच्छा लगा, आप क्यों ये करना चाहते हैं, आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज ऐसी है जो आपको रोकती है, प्लीज सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू हियर दैट।
उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया अपना एक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप 55% ऑफ में आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। एंड इसमें आपकी डबल वैलिडिटी भी है, यानी कि अगर आप 6 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 6 महीने का फ्री मिलेगा, 12 महीने का लेते हैं तो 12 महीने का फ्री मिलेगा, 18 महीने का लेते हैं तो 18 महीने का। और सबसे खास बात, अगर आप 27 या 28 की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर आप 2 साल या 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम देते हैं आपको सीएससी एश्योर। हालांकि उसमें कुछ कंडीशन है, पहले आप उनको पढ़ लीजिएगा, उन कंडीशन के बाद में ही आपको सीएससी एश्योर मिलेगा। सीएससी एश्योर में अगर आप मान लीजिए कि आप तैयारी करते हैं और आपका उस साल एग्जाम नहीं निकलता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी ऑन अस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।